गुड मॉर्निंग सभी को। सभी का स्वागत है आपके चैनल पर, आपके प्लेटफॉर्म पर। आइए जुड़िए, फटाफट शुरू करते हैं आपकी क्लास। कल हमने चार्ल्स डिकेंस को शुरू किया था, बस शुरू ही किया था, कंटिन्यू नहीं हो पाए थे। तो करते हैं आज चार्ल्स डिकेंस की बात सबसे पहले। और चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल्स की बात बहुत ध्यान से काम करना है, ध्यान से सुनना है, क्योंकि चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल्स पर क्वेश्चंस खूब आते हैं। और डिकेंस की अपनी स्पेशल स्टाइल है, पर्टिकुलर स्टाइल है। और जिस स्टाइल के लिए डिकेंस जाने जाते हैं, उन स्टाइल पर काम करना है। सोशल रिफॉर्मर थे वो। अपने हर नॉवेल में किसी न किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के इशू को पिक करते हैं और फिर उस पर बात करते हैं, उसको पब्लिक के सामने रखते हैं फ्रंट पर, जिससे पब्लिक उसको जान सके और रिफॉर्मेटरी एक्शन उस पर लिया जा सके, उस पर बात करते हैं। तो वो विक्टोरियन नॉवेल्स की श्रेणी में आता है। कल हमने इस पर ही बात कर ली थी कि विक्टोरियन नॉवेल्स में कौन कौन से नॉवलिस्ट आते हैं, राइट, और विक्टोरियन नॉवेल्स के फीचर्स क्या हैं। अगर आपको याद होगा तो विक्टोरियन नॉवेल्स के फीचर्स पर हमने बात कर ली थी। आइए शुरू करते हैं विक्टोरियन नॉवेल्स को। आगे देखते हैं पहले कि कितने लोग जुड़ चुके हैं हमसे, कितने लोग अभी वेट कर रहे हैं। चले, लेट्स स्टार्ट द क्लास विद विक्टोरियन एज, राइट, विद चार्ल्स डिकेंस। पूरा नाम चार्ल्स डिकेंस का क्या था, ये आपकी स्क्रीन पर है। उनका पूरा नाम है चार्ल्स जॉन हफमम डिकेंस। चार्ल्स जॉन एफ एम डिकेंस नाम है। 7 फरवरी 1812 से लेकर 9 जून 1870। सोशल क्रिटिक है और इंग्लिश राइटर तो ही है। और डिकेंस टोटल 8 भाई बहन थे, और 8 भाई बहनों में ही वॉज द सेकेंड ऑफ 8 चिल्ड्रन, राइट। और उनके फादर जो है, ही वॉज द क्लर्क इन द नेवी पे ऑफिस। इस पर भी उत्तर प्रदेश पीजीटी में एक बार क्वेश्चन आया था कि उनके पिताजी क्या काम करते थे। हिज फादर वॉज अ क्लर्क इन नेवी पे ऑफिस। नेवी पे ऑफिस में क्लर्क के रूप में काम करते थे, पोर्ट्स माउथ में, जहां पर इनका जन्म हुआ था। ये पोर्ट्स माउथ में इनका जन्म हुआ था, वहीं पर इनके फादर काम करते थे। उसके बाद थोड़ी बहुत एजुकेशन मिली चार्ल्स डिकेंस को, लेकिन बहुत जल्दी ही दैट एजुकेशन वाज इंटरप्टेड। और क्यों इंटरप्ट हुई? बिकॉज ऑफ हिज फादर्स फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। जब वो 12 साल के थे, चार्ल्स डिकेंस, तभी उनको कंपनी में नौकरी करनी पड़ी, राइट, टू वर्क। ही वाज फोर्स टू वर्क एट द एज ऑफ 12 इन अ ब्लैकनिंग फैक्ट्री। और ब्लैकनिंग फैक्ट्री में जो है शूज पॉलिश बनता था, और उस शूज पॉलिश का जो डिब्बा होता था, उसी पर यहाँ वो स्टिकर चस्पा करने का काम करते थे। कुछ दिनों के बाद जब उनके पिताजी कर्ज नहीं दे पाए, तो उनको अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। और जो गरीब जो है, इन कर्जदारों के लिए जेल हुआ करता था, उस जेल का नाम था मार्शल ची। इट वॉज द जेल फॉर डेटर्स, TEBTORS, डेटेड्स प्रिजन इसको कहा जाता है। और इसका जिक्र डिकेंस ने अपने एक ऑटोबायोग्राफिकल नावल में किया है। वहीं पर इनके पिताजी को जो है कैद कर दिया गया। और
जब इनकी माँ और बाकी भाई बहन मूव्ड इनटू प्रेजेंट टू सेव मनी, पैसे बचाने के लिए सबके सब जेल में चले आए। चार्ल्स को एक गैरेट में रखा गया था, घर नहीं था इनके और अकेले ही रहते थे। जब ये ही रोम्ड द स्ट्रीट्स इल फेड एंड इल क्लाड। एक जगह उन्होंने लिखा है कि आई नो दैट फॉर द मर्सी ऑफ गॉड आई माइट इजीली हैव बीन फॉर एनी केयर दैट वाज टेकन ऑफ मी अ लिटिल रॉबर और लिटिल बैगाबॉन्ड। इस तरीके से अपनी जिंदगी जी रहे थे। एक फैक्ट्री में उनको जहां काम मिलता है, ही वाज असाइंड द टास्क ऑफ स्टिकिंग लेबल्स ऑन द blackening bottles. In the intervals of work, he consorted with fellow boy workers who were just street toughs, at whom he had come to think of himself as one of the gentry, and the shock was of his menial work and uncouth companions filled him with an agony of soul which left a permanent scar on his memory and which led him to paint those poignantly pathetic pictures of child suffering in different characters of his novels like Oliver, Little Nell, Paul Dombey and Pip. तो जो चाइल्डहुड का इम्प्रेशन है, चाइल्डहुड मेमोरी का, जो उनकी डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो उन्होंने लाइफ में जो है फेस की थी, वो सब इनके नावल के कंटेंट बनते हैं, वो इनके नावल के सब्जेक्ट मैटर बनते हैं और उसी सब्जेक्ट मैटर को ये अलग अलग कैरेक्टर के रूप में पुट करते हैं। डिकेंस ने अपने लाइफ में बहुत काम किया। ही एडिटेड अ वीकली, एक जर्नल एडिट करते थे, करीब 20 साल तक उन्होंने उस जर्नल को एडिट किया है। ही रोट 15 नावल्स, 15 नावल्स और 5 नावेलात, छोटी छोटी नावल्स भी 5, सैकड़ों शॉर्ट स्टोरीज लिखा है, बहुत सारे नॉन फिक्शन आर्टिकल्स, और इंग्लैंड में भी और उससे बाहर जाकर के लेक्चर्स बहुत सारे दिए हैं। अमेरिका में जाकर के अपने नावल की रीडिंग भी किया करते थे। वाज एन इनडिफेटिगेबल लेटर राइटर। इनडिफेटिगेबल का मतलब होता है वन हु कैन नॉट बी डिफीटेड, एंड campaigned vigorously for children's rights, for education and for other social reforms. चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए काम किया है, चिल्ड्रंस राइट के लिए काम किया है और अदर सोशल रिफॉर्म्स पर भी पूरे लाइफ अपने काम करते रहे हैं। क्लियर? ये उस जेल का नाम है वेयर हिज फादर वाज इम्प्रिजन्ड, मार्शल सी। जॉन डिकेंस was forced by his creditors into the Marshalsea debtors prison in Southwark, London in 1824. John Dickens was the name of the father of Charles Dickens. On Sundays, जब छुट्टी होती थी डिकेंस की, with its sister Frances, free from her studies at the Royal Academy of Music, he spent the day at Marshalsea. पूरा दिन मार्शल शी में अपनी बहन के साथ, अपने फादर और फैमिली के साथ बिताते थे। और बाद में डिकेंस ने एक नावल लिखा है लिटिल डोरिट, और लिटिल डोरिट पूरी नावल इसी जेल में ही सेट है। और जो क्वेश्चन आता है डिकेंस में वो ऐसे ही आता है, कैसे आता है कि कौन से नावल की सेटिंग क्या है और कौन सा नावल किस रिफॉर्म की बात करता है, राइट? किस रिफॉर्म की बात नावल करता है, इसी पर क्वेश्चन बनता है पेपर में। टू पे फॉर हिज बोर्ड एंड टू हेल्प हिज फैमिली, Dickens was forced to leave school and work 10 hours at Warren's Blackening Warehouse। यो कंपनी का नाम है
जहां पर वो काम करते थे। ऑन हंगरफोर्ड स्टेयर्स near the present Charing Cross railway station, where he earned 6 shillings a week, pasting levels on pots of boot blackening। छोटे कितनी कम सैलरी मिलती थी, सिर्फ 6 shillings मिलते थे। कितने दिन काम करने के लिए? 1 हफ्ते काम करने के लिए 6 shillings मिलते थे। और 12 साल के लड़के से आप उम्मीद क्या कर सकते हैं? तो उस 12 साल के लड़के की एक जो है एपिटमी है, एक सिंबल है, और उस सिंबल के थ्रू डिकेंस ने पूरे इंग्लैंड को पोर्ट्रे किया है कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इंग्लिश पीपल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, हाउ पेरेंट्स वर फोर्स्ड टू बी इन प्रिजन along with the family, and how pathetic was the lives of the poor people, right? कैसे वो इल क्लैड और कैसे वो इल फेड होते थे, ना खाने के लिए खाना है और ना पहनने के लिए कपड़ा। डिकेंस वर्कड एट लॉ ऑफिस, ब्लैकनिंग फैक्ट्री के बाद लॉ ऑफिस में उन्होंने काम किया। लॉ ऑफिस ऑफ एलिस एंड ब्लैकमोर, ये दोनों अटॉर्नी थे। वहां पर इन्होंने जूनियर क्लर्क के रूप में करीब 1 साल काम किया, 1.5 साल, मई 1827 टू नवंबर 1828। और गिफ्टेड राइटर थे ही डिकेंस। डिकेंस एक बहुत बड़े मिमिक भी थे और इम्पर्सनेटर भी। जिसको देखते थे उसकी आवाज कॉपी कर लेते थे, उसका बिहेवियर कॉपी कर लेते थे और बाद में उसी के बिहेवियर की तरह खुद भी बिहेव करने लगते थे, उसको इमिटेट करके मिमिक्री किया करते थे। ऐसे ही एक बहुत फेमस एक्टर था जिसको डिकेंस बहुत पसंद थे, राइट? मतलब जो डिकेंस को बहुत पसंद था, नाम था उसका चार्ल्स मैथ्यूज। चार्ल्स मैथ्यूज डिकेंस के फेवरेट एक्टर थे और डिकेंस लर्नड हिज monopolylogues, farces in which Matthews played every character by heart। monopolylogues एक टाइप का फार्स होता है जहां पर एक ही कैरेक्टर सारा रोल प्ले करता है। तो ये monopolylogues भी सीखा था डिकेंस ने चार्ल्स मैथ्यूज से, और फिर उसी को जो है मिमिक किया करते थे, उसी की मिमिक्री किया करते थे हर जगह पर। और डिकेंस वाज सच अ प्रोलिफिक राइटर, not only he wrote several, almost 2 dozens of critical imaginative works, but he also created around 1000 characters। He created 989 characters that appear in his different novels। Dickens started his career as a poor laborer और उसके बाद Dickens became a journalist, राइट? डिकेंस एक जर्नलिस्ट बन जाते हैं, पत्रकार बन जाते हैं और कई सारे जर्नल्स में काम करते हैं। अपना खुद का भी जो है जर्नल शुरू करते हैं। इन 1833 डिकेंस पब्लिश्ड हिज फर्स्ट स्टोरी अ डिनर एट पॉपुलर वॉक। 1833 में पहली स्टोरी, नाम है डिनर एट पॉपुलर वॉक, लेटर टाइटल मिस्टर मिन्स एंड his cousin to the London periodical monthly magazine। ये उनका पहला वर्क था। बाद में इसकी टाइटल बदल दी गई, मिस्टर मिन्स एंड हिज कजन कर दिया गया। विलियम बरो जो कि डिकेंस के अंकल थे, ऑन हिज मदर साइड ऑफर्ड हिम अ जॉब इन द मिरर ऑफ पार्लियामेंट। ये भी एक बार उत्तर प्रदेश के पीजीटी में क्वेश्चन आया है। द मिरर ऑफ पार्लियामेंट इन्होंने ज्वाइन किया और मिरर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से रिलेटेड सूचनाओं का, इंफॉर्मेशन का जर्नल हुआ करता था। पार्लियामेंट 2 पार्ट में डिवाइडेड होती थी, अभी भी होती है, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में काम करने लगे और वहीं से वो रिपोर्टिंग करते थे, राइट? जी प्रियंवदा, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। उसके बाद उन्होंने क्या काम करने शुरू किया? He rented rooms at Furnival's Inn and worked as a political journalist, reporting on parliamentary debates, and he travelled across Britain to cover election campaigns for the Morning Chronicle। मॉर्निंग क्रॉनिकल एक जर्नल था और उस मॉर्निंग क्रॉनिकल के लिए इलेक्शन के टाइम पर ये पूरा इंग्लैंड घूम लिए, राइट? जगह जगह पे जाकर के वहां से रिपोर्टिंग करते थे।
इलेक्शन टाइम की आप रिपोर्टिंग देखते ही हैं। पेपर में क्वेश्चन आएगा तो ये याद रखिएगा कि किस जर्नल से एफिलेटेड नहीं थे चार्ल्स डिकेंस। ऑप्शन वहां पे दे दिया जाएगा कि मंथली मैगजीन, इससे एफिलेटेड नहीं थे। दूसरा क्वेश्चन दे दिया जाएगा द मिरर ऑफ पार्लियामेंट, इससे एफिलेटेड नहीं थे। तीसरा ऑप्शन दे दिया जाएगा मॉर्निंग क्रॉनिकल, इससे एफिलेटेड नहीं थे। और चौथा ऑप्शन दे दिया जाएगा लंदन मैगजीन, किससे एफिलेटेड नहीं थे या किस मैगजीन में डिकेंस के आर्टिकल्स नहीं छपते थे। इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में बनेगा, ध्यान रखिएगा आंसर करने के पहले। ऑलराइट, यस चंचल, गुड मॉर्निंग बेटा। अपने जर्नलिस्टिक करियर के दौरान बहुत सारे स्केचेस लिखे थे चार्ल्स डिकेंस ने। His journalism in the form of sketches in periodicals formed his first collection of pieces। और उस स्केचेस को इकट्ठा करके इनका पहला कलेक्शन 1836 में आता है और 1836 में उसका नाम होता है स्केचेस बाय बोज। दिस वाज डिकेंस फर्स्ट पब्लिकेशन। बोज became the pseudonym of चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस का सूडोनिम बन जाता है बॉज। बॉज था वैसे कौन? बॉज बीइंग अ फैमिली निकनेम, ही एम्प्लॉयड एज अ सूडोनिम फॉर सम ईयर। उनके फैमिली का निकनेम था, या कुछ जगह पर तो ये भी लिखा है कि इनके छोटे भाई का नेम था, राइट, बीइंग द निकनेम ऑफ अ यंगर ब्रदर। और उसी को इन्होंने यूज किया अपने करियर की शुरुआत में जब उन्होंने लिखना शुरू किया, राइट। स्केचेस बाय बोज। जॉर्ज होगर्थ invited him to contribute street sketches and Dickens became a regular visitor for his Fulham house. Excited by Hogarth's friendship with Walter Scott, whom Dickens greatly admired, और वहीं पर इनकी मुलाकात हो जाती है एक बंदा जॉर्ज होगर्थ से। और जॉर्ज होगर्थ एक मैगजीन आती थी इवनिंग क्रॉनिकल, उसके एडिटर थे। एक मॉर्निंग क्रॉनिकल भी आता था और एक इवनिंग क्रॉनिकल भी। और इस इवनिंग क्रॉनिकल के कौन था एडिटर? इवनिंग क्रॉनिकल के एडिटर थे जॉर्ज होगर्थ, और इन्हीं की डॉटर थी कैथरीन, जिससे इन्होंने शादी किया था। और इस मैगजीन से भी एफिलेटेड थे चार्ल्स डिकेंस, और इसमें भी उन्होंने कई सारे स्केचेस लिखे थे। A series of sketches Charles Dickens wrote for the Evening Chronicle। इवनिंग क्रॉनिकल के लिए बहुत सारे स्केचेस बनाए थे चार्ल्स डिकेंस ने, स्केचेस लिखे थे। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? चले आगे प्रोसीड करें।
ये डिकेंस का पहला वर्क है, स्केचेस बाय बोज, illustrative of everyday life and everyday people, popularly known as Sketches by Bose. This was the complete title, this was the full title. और क्या था स्केचेस बाय बोज? स्केचेस बाय बोज इन्होंने इकट्ठा नहीं लिखा था, बट इट वाज अ कलेक्शन ऑफ सेवरल न्यूज़पेपर कटिंग्स, राइट। न्यूज़पेपर में ये अलग अलग पीरियडिकल्स में 1833 और से लेकर 1836 के बीच में इन्होंने बनाए थे, और बाद में उसे को पब्लिश कराया 1836 में। 1833 से लेकर के 1836 के अपने स्केचेस को दे वर रीइशूड इन बुक फॉर्म अंडर देयर करंट टाइटल इन February and August 1836 विद इलस्ट्रेशंस बाय जॉर्ज क्रूशेंक। ये बताओ, स्केच पता है ना क्या होता है? SKETCH, स्केच क्या होता है? नहीं पता है तो भी बताना। स्केच पेन सुना होगा, स्केच ड्राइंग सुना होगा, है ना? स्केच का मतलब होता है रफ ड्राइंग, राइट। एक रफ ड्राइंग होती है, या किसी के बारे में बिल्कुल रफ ही किसी इंसिडेंट को बताया जाता है। बहुत क्लियर नहीं होता, बट हाँ एक चित्रण होता है, उसी को स्केच कहा जाता है। The first complete one volume edition appeared in 1839। और इलस्ट्रेटर का मतलब होता है इन्होंने लिखा था, राइटिंग करी थी, और उसकी जो पिक्चराइजेशन थी, पिक्चर जो छोटे छोटे आप कार्टून देखते हो, उस कार्टून को बनाने का काम जॉर्ज क्रूशेंक ने किया था। और इस पूरे बुक में टोटल 56 स्केचेस थे लंदन के लोगों के बारे में और लंदन की सीन के बारे में। The whole work is divided into 4 sections: our parish, scenes, characters and tales। 4 पार्ट में इसको बांटा गया था। ऑल राइट।
आवाज नहीं आ रही है? अरे प्रेम बता, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? बताइए बताइए। आवाज आ रही है कि नहीं, बताइए अब। आ रही है, चलिए। ये डिकेंस की पहली नावल है, द पिकविक पेपर्स। डिकेंस की नावल के बारे में एक बात और जान लीजिए कि इनकी नावल हमेशा इंस्टॉलमेंट में छपती थी। अलग अलग जर्नल्स में, अलग अलग मैगजीन्स में इंस्टॉलमेंट में छपती थी। And the Pickwick Papers appeared, like most of Dickens's novels, in monthly installments in 1836-37, राइट। मंथली इंस्टॉलमेंट्स में 1836-37 में पब्लिश हुई। और दिस नॉवेल वाज अ ह्यूज सक्सेस, इट वाज अ रिसाउंडिंग सक्सेस, एंड इट मेड डिकेंस फेमस एज वेल एज फॉर्चुनेट एट द एज ऑफ 25। वो डिकेंस जो शू ब्लैकनिंग फैक्ट्री में काम करते थे, रातों रात एक रिच आदमी हो गए। लक इनके तरफ आ गया, और पिकविक तो इतना पॉपुलर हुआ कि इट बिकेम अ क्रेज विच मैनिफेस्टेड इन द बूम ऑफ पिकविक हैट्स। एक हैट आती थी जो पिकविक हैट जिसको कहा जाता था, और लोग उस हैट को खरीद करके लगाने लगे, और उसका नाम हो गया पिकविक हैट। एक अलग से सिगरेट आने लगी जो मिस्टर पिकविक पीता था, पिकविक सिगार, राइट। ये सब चीजें जो है उसी नावल से पॉपुलर होती हैं। और इस नावल के साथ एक खास बात जुड़ी थी कि जैसे ये नावल पब्लिश होना शुरू होती है, द सेम ईयर, एंड जैसे पहला ही इसका एडिशन आता है 30 मार्च 1836 को, और 2 दिन के बाद ऑन अप्रैल 2 चार्ल्स मैरिड कैथरीन होगर्थ। कैथरीन होगर्थ से चार्ल्स की शादी हो जाती है। सो द फर्स्ट नॉवेल वाज लकी इन सेवरल वेज। द फर्स्ट नॉवेल अर्न हिम अ वाइफ, फर्स्ट नॉवेल अर्न हिम फेम, फर्स्ट नॉवेल अर्न हिम नेम, एंड फर्स्ट नॉवेल का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ही अर्न हिम वेल्थ। और पूरे बचपन से लेकर अभी तक चार्ल्स वांटेड टू बी ए जेंटलमैन, एंड दिस वाज हिज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स gentlemanship. The rest of Dickens's life is a triumphant position, triumphant positions as well as triumphant processions of his novels, varied by 2 visits to America. 2 बार अमेरिका भी गए, 1842 में और 1867 में। जर्नलिस्टिक वेंचर्स, और अपने खुद के जर्नल्स निकालना शुरू किए। एक जर्नल का इनके नाम था हाउस होल्ड वर्ड्स। तो भाई household words and all the year round, राइट। ये इन्होंने निकालना शुरू किया, और ये सब जो है डिकेंस के पहले नावल का ही इम्पैक्ट था कि हिज सक्सेस एज अ राइटर
paved the path for his voluminous career। ये पिकविक क्लब है जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं और क्लब का वो कल्चर था। 18th सेंचुरी में कॉफी हाउस का कल्चर था, अब क्लब का कल्चर बनता है। और यद्यपि क्लब पूरी तरीके से इमेजिनरी था, कहीं इसका कोई ग्राउंड नहीं था, फिर भी डिकेंस के लिए, डिकेंस का इमेजिनेशन जो था वो सोशल इमेजिनेशन था, सोसाइटी की बात को ही उन्होंने डिपिक्ट किया था। और ये इसके पॉपुलर कैरेक्टर्स थे। सैमुअल पिकविक, जिसके नाम से पिकविक पेपर है, ही इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द नॉवेल एंड द फाउंडर ऑफ द पिकविक क्लब। पिकविक क्लब का फाउंडर होता है ये। पिकविक के 3 दोस्त होते हैं, मिस्टर विंकल, मिस्टर स्नॉडग्रास और मिस्टर टुपमैन। और ये तीनों मिलकर पूरे देश में यात्रा करते हैं और यात्रा के दौरान जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ उनको मिलता है, उस सब की रिपोर्टिंग करते हैं। पिकविक क्लब की जब मीटिंग होती है, उस मीटिंग में एक ऐसा भी करेक्टर है, छोटा सा नाटा सा, ओबिसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम उसको है। ओबिसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम क्या होता है? ये OHS है, रिलेटेड टू स्लीप एपनिया। इसको पहले पिकविकियन सिंड्रोम कहा जाता था और पिकविक पेपर्स में करेक्टर है, उस करेक्टर के नाम पर ही इसका नाम रखा गया था। और वो देखिए करेक्टर ये बना हुआ है, ये पिकविक है, इसका नाम है जो, और यही ओबिसिटी सिंड्रोम से ग्रसित आदमी है। देखिए कितना दुबला पतला आदमी है। और एक ऐसा सिंड्रोम था, ये ऐसे ऐसी बीमारी है कि इस आदमी जो है खड़े खड़े ही सोने लगता है, कुछ भी काम करे सोने लगता है, और उसकी नाक तेज बोलने लगती है और फैट इसी टाइप का हो जाता है। ये इलस्ट्रेशन था पिकविकियन का, राइट। पिकविकियन कैरेक्टर है जो, पिकविकियन सिंड्रोम इसे पहले कहा गया और बाद में इसको ओबेसिटी हाइपरवेंटिलेशन सिंड्रोम मॉडर्न मेडिकल साइंस में इसको कहा जाता है। और ये शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये शुरुआत हुई थी चार्ल्स डिकेंस की पहली ही नावल पिकविक से। ऑल राइट, चले आगे बढ़े। जो सोशल थीम है डिकेंस की इस नावल में, हर नावल में एक ना एक सोशल, पॉलिटिकल, जुडिशियल थीम को पिक करते हैं चार्ल्स डिकेंस। और पिकविक की जो सोशल थीम है जिस पर उन्होंने फोकस किया है वो है जुडिशियरी। डिकेंस addressed a very serious subject into this comic novel
और वो सीरियस सब्जेक्ट क्या है, दैट ऑफ द इनजस्टिस ऑफ द जस्टिस सिस्टम। जस्टिस सिस्टम में जो इनजस्टिस हो रही है उसका यहाँ पर कैरिकेचर किया है चार्ल्स डिकेंस ने अपने पिकविक पेपर में। राइट, याद रखिएगा। अभी एक क्वेश्चन और आएगा कि किस और नॉवेल में डिकेंस ने इस इनजस्टिस पर फोकस किया है। डिकेंस की ये सेकेंड नॉवेल थी जिसका नाम है ओलिवर ट्विस्ट और द पैरिश बॉयज प्रोग्रेस। पैरिश बॉय कैसा बॉय होता है? पैरिश का मतलब होता है गांव का, गांव के बच्चे की प्रोग्रेस, प्रगति। ओलिवर ट्विस्ट उसका नाम है। डिकेंस की नॉवेल है, इंस्टॉलमेंट में सीरियल फॉर्म में पब्लिश हुई थी और बुक फॉर्म में पब्लिश हुई 1838 में। और ओलिवर ट्विस्ट का जो करेक्टर है वो रियल करेक्टर है अपने कंटेम्पररी सोसाइटी का। राइट, कंटेम्पररी सोसाइटी का रियल करेक्टर है वो। कंटेम्पररी सोसाइटी के जो बच्चे हैं उन बच्चों की कहानी है। टाइटल करेक्टर जो है वो ओलिवर ट्विस्ट है, who after being raised in a work house लंदन भाग जाता है जहां पर एक गैंग से मिलता है। और किस चीज का गैंग है? वो गैंग है जुवेनाइल पिक पॉकेट्स का। छोटे छोटे बच्चे हैं उसमें और वो सब के सब पिक पॉकेटिंग का काम करते हैं। JUVENILE, जुवेनाइल पिक पॉकेट्स का पूरा गैंग है और उसी गैंग में शामिल हो जाता है। और इस गैंग को जो चलाने वाला बंदा है वो एक क्रिमिनल है, एक जीव है और उसका नाम होता है फैगिन। और वहीं ये अपने रियल पेरेंट्स के सीक्रेट को पता करता है, डिस्कवर्स द सीक्रेट ऑफ हिज पेरेंटेज एंड रिकनेक्ट्स विद हिज रिमेनिंग फैमिली। ओलिवर ट्विस्ट फेमस क्यों है? ओलिवर ट्विस्ट was very popular when it was first published, partially because of its scandalous subject matter। और क्या काम किया था इसने, इस नॉवेल ने? द नॉवेल डिपिक्टेड क्राइम एंड मर्डर without holding back, causing it in the Victorian London to be classed as a Newgate novel। ओलिवर ट्विस्ट एक न्यूगेट नॉवेल है। बहुत ध्यान रखिएगा कि डिकेंस की कौन सी नॉवेल न्यूगेट नॉवेल है। एक बार आ भी चुका है ये क्वेश्चन कि न्यूगेट नॉवेल कौन सी है। न्यूगेट नॉवेल ओलिवर ट्विस्ट है। न्यूगेट है क्या? बेसिकली न्यूगेट नॉवेल was named after Newgate prison in London। लंदन में एक जेल है जिसका नाम है न्यूगेट जेल और उस न्यूगेट जेल में क्रिमिनल्स को रखा जाता था। तो ऐसी नॉवेल्स जो क्रिमिनलाइजेशन पर फोकस करती हैं, राइट, जो बच्चों को या किसी को भी क्रिमिनल बनाती हैं और क्रिमिनल होने को अप्रिशिएट करती हैं, उनको न्यूगेट नॉवेल्स कहा जाता है। और डिकेंस की नॉवेल ओलिवर ट्विस्ट इज अ न्यूगेट नॉवेल। बहुत सारे क्रिटिक्स ने नॉवेल की आलोचना की है इस टाइप के नॉवेल्स की आज इमोरल। द पब्लिक जो होती है ना उसको ऐसे ही क्राइम फिक्शन में मजा आता है। द पब्लिक यूजुअली एंजॉयड देम because the novel was also published serially
the anticipation of waiting for the next installment also likely contributed to its popularity. To this day, Oliver Twist is enjoyed by many for its historical social commentary and exciting plot line. कई सारी फिल्म इस पर बन चुकी है, अलग अलग डायरेक्टर्स ने इसको डायरेक्ट करके फिल्म बनाई है. पूरी नावल का पूरे नावल की एक थीम है कि हाउ पॉवर्टी nurtures crime. How poverty nurtures crime is the basic theme of the novel Oliver Twist. The story of Oliver Twist is a dark tale of corruption, degrading living conditions, and the terror of unanticipated violence. The novel takes place against a background that is by degrees appropriately sinister. Slime and filth seem inescapable. नाम ही देखिए, नाम में ही एक वर्ड है ट्विस्ट. द नेम ट्विस्ट रिप्रेजेंट्स द reversals of fortune that Oliver experiences. क्लियर है? नॉवेल की स्टोरी पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, बट पढ़िएगा जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है. बेसिक जो थीम है वो आपको बताता चलता हूँ. थीम्स क्या है नॉवेल की? पहले तो आपको ये बात बताई कि हाउ द पॉवर्टी लीड्स टू क्राइम. और थीम की बात करें, द फेलियर ऑफ चैरिटी, द फॉली ऑफ इंडिविजुअलिज्म, प्योरिटी इन करप्ट सिटी, कंट्री साइड आइडियलाइजेशन, ये सब इसके मेन थीम है. आफ्टर escaping, Oliver travels to London where he meets the artful Dodger. डॉज देने का मतलब समझते ही हो ना? डॉज देने का मतलब होता चीट करना, और वो भी आर्टफुल माने स्किलफुल. अ मेंबर ऑफ द गैंग ऑफ जुवेनाइल पिकपॉकेट्स लेड बाय इल्डरली क्रिमिनल फैगिन. फैगिन एक क्रिमिनल है और जीव है, और ऐसे वर्क्स जहां पर जीव को सटराइज किया जाता है, जीव को डिग्रेड किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे एंटीसेमेटिक कहा जाता है. राइट, उसे एंटीसेमेटिक कहा जाता है. और ओलिवर ट्विस्ट इज एन एंटीसेमेटिक नॉवेल एज वेल. न्यूगेट नावल है, एंटीसेमेटिक नावल है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन पर नावल है, और ग्लोरिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स की नावल है. इतने सारे नाम हैं, इसलिए इसको बोलते हैं एंटी जो है सेमेटिक. ज्यूज का क्रिमिनलाइजेशन जो है, ज्यूज को डिरोगेटरी सेंस में शो किया गया है, ये सब मुद्दे हैं.
ये वो सारे पॉइंट्स लिखे हैं जो अभी हमने आपको बता दिया है, और इसका नोट्स आज आपको मिल जाएगा, अपलोड हो जाएगा। Oliver Twist unromantically portrays the sordid lives of criminals and exposes the cruel treatment of the many orphans in London in the mid 19th century. First published in installments between 1837 and 1839. किस मैगजीन में? बेंटलीज मैगजीन। बेंटलीज मिसालिनी उसका नाम था, और इट वाज ओरिजिनली इंटेंडेड टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ डिकेंस सीरियल। एक सीरियल डिकेंस का आता था जिसका नाम था मड फॉग पेपर्स, उसी का पार्ट बनना था, लेकिन मड फॉग पेपर्स का पार्ट नहीं बन पाया। और जॉर्ज क्रूशेंक इसके भी इलस्ट्रेटर थे। प्रोवाइडेड 1 स्टील एचिंग पर मंथ टू इलस्ट्रेट ईच इंस्टॉलमेंट। हर इंस्टॉलमेंट को इलस्ट्रेट करने का 1 सीलिंग लेते थे। वर्क हाउस, जहां पे जन्म हुआ है ऑलिवर ट्विस्ट का। वर्क हाउस क्या होता है? वर्क हाउस फैक्ट्री को कहा जाता है, राइट? फैक्ट्री में काम करता है और यहीं पर उसका जन्म होता है। ये मुद्दा भी यहीं पे लिखा है कि डिकेंस हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ फॉलोइंग एंटी-सेमिटिक स्टीरियोटाइप्स because of his portrayal of the Jewish character Fagin. The novel refers to Fagin 274 times in the first 38 chapters as the Jew, while the ethnicity or religion of the other characters is rarely mentioned. Right, उसको जीव के नाम से बुलाया है डिकेंस ने, बाकी किसी को जाति से संबोधित नहीं किया गया है। It is widely believed that Fagin was based on a real character, specific Jewish criminal of the era, और नाम था उसका इकी सोलोमन। डिकेंस की तीसरी नावल निकोलस निकलबी, और पूरी टाइटल निकोलस निकलबी पर देखिए, कुछ नावल पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ यहीं से क्लियर हो जाएगा। द लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ निकोलस निकलबी, और द लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ निकोलस निकलबी containing a faithful account of the fortunes, misfortunes, uprisings, downfallings and complete career of the Nickleby family. इतना बड़ी टाइटल है। Was originally published a serial form between 1838 and 1839, मतलब कि 2 नॉवेल्स पर एक साथ काम कर रहे हैं चार्ल्स डिकेंस। एक का नाम था ओलिवर ट्विस्ट और दूसरे का नाम था निकोलस निकलबी। और निकोलस निकलबी, जैसे कि ओलिवर ट्विस्ट क्या था, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन पर था, वैसे निकोलस निकलबी एक बार फिर से सोशल नॉवेल है। और सोशल नॉवेल में क्या काम करती है? इट इज अ फियर्स सटायर, fierce satire on the horrid condition of Yorkshire schools. स्कूल की जो कंडीशन है पूरे इंग्लैंड की, वो यहां पर सटायर किया है चार्ल्स डिकेंस ने निकोलस निकलबी में। राइट, एक स्कूल है और उस स्कूल का नाम है डू द बॉयज हॉल।
और द स्कूल इज रन बाय अ ब्रूटल स्कूल मास्टर, और वो ब्रूटल स्कूल मास्टर जो है, हाउ डज ही टॉर्चर्स द स्टूडेंट्स, ही बीट्स देम ब्रूटली, और सिर्फ बीट ही नहीं करता, ही डजंट प्रोवाइड sufficient food to the children of the school, to the students of the school, और रिजल्ट ये होता है कि चिल्ड्रेंस सफर। और एक दिन तो बहुत मज़ेदार घटना घटती है। एक जिसके नाम पे टाइटल कैरेक्टर है निकोलस निकलबी, ये वहां पर आकर के काम करना शुरू करता है। उसकी फ्रेंडशिप एक लड़के से हो जाती है, और उस लड़के की पिटाई क्या होता है ये, और निकोलस निकलबी क्या करता है, उठ करके इसकी पिटाई कर देता है, और इसकी पिटाई करके वहां से भाग निकलता है, बच निकलता है वहां से। और जब बच निकलता है, रास्ते में कई सारे एडवेंचर्स, मिस एडवेंचर्स, सब कुछ होता है। ड्रामाटिस्ट भी बन जाता है थोड़ी देर के लिए, शेक्सपियर के ड्रामास परफॉर्म करना शुरू करता है, ड्रामा लिखना भी शुरू करता है, और बाद में जाकर के एट द एंड ऑफ द नॉवेल पॉजिटिव नोट पर ही एंड होती है, और ये भी पॉजिटिव नोट पर ही एंड होता है। Impoverished after his father's death, Nicholas Nickleby teaches at Do the Boys Hall, a school run by the hateful Wackford Squires, और यही जो है वैकफोर्ड स्क्वेयर्स नॉवेल का विलेन है। स्कूल मास्टर जो है, इन प्रिपरेशन फॉर द नॉवेल इन 1838, डिकेंस ने एक एकेडमी विजिट की थी जिसका नाम था बाउज एकेडमी, वन ऑफ अ नंबर ऑफ नोटोरियसली cheap and squalid Yorkshire boarding school. In 1823, the headmaster William Shaw was prosecuted for neglect that had led to the eye injuries of the five of his pupils. एक स्कूल टीचर थे रियल में, और वो बच्चों को टॉर्चर करते थे, और उस स्कूल का नाम था बाउज एकेडमी, BOWES, बाउज एकेडमी। ये रियल स्कूल था, और यहाँ के जो मास्टर साहब थे उनका नाम था विलियम शॉ। और ऐसा टॉर्चर इन्होंने किया बच्चों का कि 5 बच्चों की आईसाइट ही चली गई थी, और वन ऑफ हुम वेंट ब्लाइंड, और इसके वजह से प्रोसिक्यूशन हुआ था विलियम शॉ का। डिकेंस फाउंड मैटर्स लिटिल इम्प्रूव्ड and used Shaw as his model for Wackford Squires. Later, Nicholas is heartened by the patronage and philanthropy of the delightful Cherryville brothers. The novel did indeed pave the way for much needed reforms. स्कूल का नाम नोट कर लीजिए, आपके काम आएगा ये, डू द बॉयज हॉल। राल्फ निकलबी निकोलस निकलबी का अंकल होता है। He gets Nicholas a very low paying job as an assistant to Wackford Squires, who runs the school Duth Boys Hall in Yorkshire. Nicholas is initially wary of Squires, a very unpleasant man with one eye. तो जो मिस्टर वैकफोर्ड स्क्वीर्स हैं जो स्कूल चलाते हैं, उनकी भी एक ही आंख है, because he is gruff and violent towards his young charges, but he tries to quell his suspicions. पहले ही निकोलस निकलबी को डाउट हो जाता है उस पर, और निकोलस निकलबी
जिसके साथ काम करता है वैकफोर्ड स्क्विड्स, वो इनफैक्ट स्कूल नहीं चला रहे होते, वो एक स्कैंडल चला रहे होते हैं। Squeeze is running a scam. He takes in unwanted children, most of whom are illegitimate, crippled, or deformed, for a high fees, and starves and mistreats them while using the money sent by their parents, who only want to get them out of their way to pad his own pockets. Squeers and his monstrous wife whip and beat the children regularly while spoiling their own son. बच्चों को पीटना यही रोज का काम है, और अकेला ही नहीं पीटता, उसकी वाइफ भी पूरा साथ देती है बच्चों को पीटने में। राइट, वाइफ भी साथ देती है बच्चों को पीटने में। जो पैसे बच्चों के पेरेंट्स भेजते हैं, उन पैसों से अपना घर चलाता है, अपनी पॉकेट फुल करता है, मजे करता है। A cruel one-eyed यॉर्कशायर स्कूल मास्टर। फोकस इसलिए कर रहा हूं बार बार उन्हीं करेक्टर्स पर कि यही करेक्टर्स आपके पेपर में आते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, इसलिए इनको ध्यान देना जरूरी है। वैकफोर्ड स्क्विड्स किस स्कूल का मास्टर है? तो स्कूल का नाम क्या है प्रियंबदा? व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कूल वेयर मिस्टर वैकफोर्ड स्क्विड्स टीचर्स? जहां पर मिस्टर वैकफोर्ड स्क्विड्स पढ़ाते हैं, उस स्कूल का नाम क्या है? उस स्कूल का नाम है टू द बॉयज हॉल। बोर्डिंग स्कूल है फॉर अनवांटेड चिल्ड्रन का। राइट, अनवांटेड चिल्ड्रन के लिए बोर्डिंग स्कूल है वो। निकोलस निकलबी, आफ्टर बीटिंग मिस्टर वेकफोर्ड स्क्विड्स, भाग निकलता है वहां से अपने दोस्त के साथ। इस माइक उसका नाम है, और क्या बन जाता है? प्लेराइट। एक क्वेश्चन ये भी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स क्रिएटेड बाय चार्ल्स डिकेंस बिकम अ ड्रामाटिस्ट बिकम अ प्लेराइट? जी रेखा कुमारी, कभी मॉर्निंग में होती है, कभी इवनिंग में होती है, लेकिन आज तो आप पहली बार ही लाइव हुए हो, है ना? आज तो आप पहली बार लाइव हुए हो, और नोटिफिकेशन आपको आ जाता है कि मॉर्निंग की क्लास होगी कि इवनिंग की क्लास होगी। शेड्यूल बदलता रहता है भाई, हम भी तो इंसान ही हैं।
तो निकोलस और उसका फ्रेंड स्माइक दोनों ही एक्टर्स होते हैं। निकोलस एंड स्माइक ट्रेवल टुवर्ड्स पोर्ट्समाउथ विद द इंटेंशन ऑफ बिकमिंग सेलर्स। घर से भाग करके जाते हैं सेलर्स बनने के लिए, और एक इन में पहुंचते हैं। वहां पर एक थिएट्रिकल कंपनी स्टे की हुई है, और उस थिएट्रिकल कंपनी का जो मैनेजर है विंसेंट क्रमल्स, वो निकोलस को हायर कर लेता है। और निकोलस ने क्या काम किया है, जब वो घर से भगा है तो उसने अपना नाम बदल लिया है, और नाम बदल कर रख लिया है जॉनसन, ताकि ऐसा ना हो कि वेकफोर्ड स्क्वीर से लोग उसको पहचान लें और पकड़ करके फिर उसी के हवाले कर दे। तो नेम चेंज हो गया है। निकोलस इज द न्यू जुवेनाइल लीड and also playwright with the task of adapting French tragedies into English and then modifying them for the troops minimal dramatic abilities। क्या करता है, उसको फ्रेंच ट्रेजेडीज को इंग्लिश में करता है, मॉडिफाई भी कर लेता है कि ताकि जो उसके साथ के लोग हैं जो इनके अंदर मिनिमल ड्रामेटिक एबिलिटीज है वो इसको एंजॉय कर ले। निकोलस एंड स्माइक दोनों एक्टिंग कंपनी को ज्वाइन करते हैं, और बहुत सारे लोग हैं उसमें, which includes Crumble's formidable wife, their daughter, the infant phenomenon, जिसका नाम होता है, and many others eccentric and melodramatic thespians। निकोलस और स्माइक का जो पहला प्ले होता है डेब्यू, जिसका नाम है रोमियो एंड जूलियट, वहां पर रोमियो का रोल प्ले करता है निकोलस, और जो एपोथिकेरी है, जो जहर बेचता है रोमियो को, वो रोल प्ले करता है स्माइक, एंड आर मेट विद ग्रेट अक्लेम फ्रॉम द प्रोविंशियल ऑडियंसेस। निकोलस enjoys the flirtation with his Juliet, the lovely Miss Isnevelisi। राइट, तो ये तो ड्रामा की स्टोरी है, और जिसको परफॉर्म करता है निकोलस निकलबी। तो कौन सा करेक्टर प्लेराइट है, तो प्लेराइट जो है डिकेंस का करेक्टर है निकोलस निकलबी। ही हैज द प्लेराइट्स एबिलिटीज, ही मॉडिफाइज, ही एडॉप्ट्स फ्रेंच ट्रेजेडीज इनटू इंग्लिश, और फिर मॉडिफाई करता है उसको अपनी ट्रूप की, अपनी कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए। ऑलराइट, ये इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हैं। निकोलस निकलबी हीरो है, राल्फ निकलबी अंकल है निकोलस का, और विलेन भी वही है। कैथरीन केट निकलबी निकोलस की छोटी सिस्टर है, और कैथरीन निकलबी केट और निकोलस की मदर है। क्लियर हुआ? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। कोई डाउट हो तो बताओ, ना डाउट हो तो बताओ, तभी आगे बढ़ेंगे। जी रेखा कहाँ चली गई, एक मैसेज लिख करके।
कोई आंसर नहीं आया है तो मैं ये समझ लेता हूँ कि आप लोग क्लास ज्वाइन करके और गायब हैं, है ना। क्लास ज्वाइन करके अपने अपने कामों में बिजी हैं, बस मोबाइल ऑन रखो, सर तो पढ़ा ही रहे हैं, कहाँ जाएंगे। और सर ये भी देखते रहे कि हम ऑनलाइन भी हैं। बढ़िया, बहुत सही काम कर रहे हो। चलिए, मैं कोटा पूरा करता हूँ अपना, आप जानिए, आपका काम जाने। नेक्स्ट जो नॉवेल है उसका नाम है द ओल्ड क्यूरियसिटी शॉप। द ओल्ड क्यूरियसिटी शॉप is one of the two novels which Charles Dickens published along with short stories in his weekly serial Master Humphrey's Clock from 1840 to 1841। मास्टर हम्फ्री क्लॉक एक मैगजीन का नाम है, एक जर्नल का नाम है, पीरियोडिकल का नाम है। और मास्टर हम्फ्रीज क्लॉक वीकली पीरियड था, पीरियोडिकल था, एडिटेड एंड रिटन इंटायरली बाय चार्ल्स डिकेंस। 4 अप्रैल 1840 से 4 दिसंबर 1841 तक का पीरियड होता है मास्टर हम्फ्री क्लॉक का। It began with a frame story in which Master Humphrey tells about himself and his small circle of friends। और उसी के स्मॉल सर्कल ऑफ फ्रेंड्स में एक करेक्टर है मिस्टर पिकविक एंड देयर पेंचेंट फॉर टेलिंग स्टोरीज। और उसके अंदर बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज बाद में छपी, और दो नावल भी मास्टर हम्फ्री क्लॉक में। एक का नाम था द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप और दूसरे का नाम था बार्नेबी रज। ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप 1840 से 41 तक सीरियलाइज हुई थी और इतनी पॉपुलर हुई कि न्यूयॉर्क रीडर्स स्टॉर्म द वॉर्फ when the ship bearing the final installment arrived in 1841। 1841 में बुक फॉर्म में पब्लिश होती है, और क्वीन विक्टोरिया 1837 में क्वीन बनी थी, उनके हाथ लगती है नावल, वो इसको पढ़ती हैं और पढ़ करके मेरा बड़ा पॉपुलर सा कमेंट दी है, वेरी इंटरेस्टिंग एंड क्लेवरली रिटन। और जो मेन स्टोरी है, जो मेन प्लॉट है, एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम होता है नेल ट्रेंट, और नेल ट्रेंट को लिटिल नेल भी कहा जाता है। उसकी स्टोरी होती है, वही मेन कैरेक्टर होता है। शी इज पोर्ट्रेड एज इनफेलिबली गुड एंड वर्जिनल, एन ऑर्फन। She leads her grandfather on their journey to save them from misery, but gradually becomes weaker throughout the journey. And although she finds a home with the help of a schoolmaster, she sickens and dies before her friends in London
find her. Her death has been described as the apotheosis of Victorian sentimentality. राइट, इतना ज्यादा सेंटिमेंटल कर दिया गया था नॉवेल को कि सबके लिए इस नॉवेल को पढ़ना आसान नहीं था। डेथ सीन को डिस्क्राइब करते हुए डिकेंस लिखते हैं, शी वॉज डेड, नो स्लीप, so beautiful and calm, so free from trace of pain, so fair to look upon. She seemed a creature fresh from the hand of God and waiting for the breath of life, not one who had lived and suffered death. Her couch was dressed with her, here and there some winter berries and green leaves gathered in a spot she had been used to favor. When I die, put near me something that has loved the light and had the sky above it always. Those were her words. She was dead. और उसकी डेथ पर इतना पैथेटिक कर दिया है, इतना पैथेटिक कर दिया है चार्ल्स डिकेंस ने अपने ऑडियंस को कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो कि जो इस नॉवेल को पढ़े और उसके आंख में आंसू ना आ जाए, उसकी आंख में पानी ना आ जाए। इतनी पैथेटिक स्टोरी होती है लिटिल नेल की। राइट, लिटिल नेल, ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप exploits the unutterable pathos of Little Nell's death, which is relieved by the comedy of a different character जिसका नाम होता है डिक सेवलर। ब्यूटीफुल and virtuous young girl of not quite 14, an orphan. She lives with her maternal grandfather, whose name is never revealed in his shop of odds and ends. Her grandfather loves her dearly, and Nell does not complain. But she lives a lonely existence with almost no friends of her own age. Her only friend is Kit, an honest boy employed at the shop whom she is teaching to write. इकलौता फ्रेंड होता है जिसका नाम होता है किट, और जिसको वो जो उसके यहाँ क्यूरियोसिटी शॉप में नौकरी करता है और उसको पढ़ाना लिखाना सिखाती है। क्वेश्चन क्या बनेगा कि नेल ट्रेंट कहां पर कैरेक्टर है? अगला क्वेश्चन बन सकता है कि विच वॉज वेरी फेवरेट नॉवेल ऑफ क्वीन विक्टोरिया रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस? उसका आंसर है द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप। इन विच जर्नल, इन विच पीरियडिकल द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप वॉज सीरियलाइज्ड? आंसर है मास्टर हम्फ्रीज क्लॉक। और व्हाट हैपेंस एट द एंड ऑफ द नॉवेल? तो उसका आंसर ये कि लिटिल नेल डाइज, secretly obsessed with ensuring that Nell does not die in poverty as her parents did. Her grandfather attempts to provide Nell with a good inheritance through gambling at cards. पत्ते खेलता है, कार्ड्स खेलता है, गैम्बलिंग खेलता है और सोचता है कि एक दिन वो जीत जाएगा, बहुत सारा पैसा अपनी डॉटर को नेल को दे करके जाएगा ताकि जिस तरीके से वो परेशान है उस तरीके से नेल परेशान ना हो। He keeps, और एक काम करता कब है जुआ खेलने का? He keeps his nocturnal games a secret. नॉक्टर्नल का मतलब होता है जो नाइट में करता है, लेकिन जब पैसे होते नहीं तो खेलोगे कैसे? तो एक कैरेक्टर होता है डैनियल क्विल्प, जो मैलिशियस, ग्रोटेस्कली डिफॉर्म्ड, हंचबैक ड्वार्फ मनी लेंडर होता है। उसी से बहुत सारे पैसे धीरे धीरे उधार ले लेता है जुआ खेलने के लिए। इन द एंड he gambles away what little money they have, and Quilp seizes the opportunity to take the possession of the shop and evict Nell and her grandfather. दोनों को घर से निकाल देता है और हर ग्रैंडफादर सफर्स
a breakdown that leaves him bereft of his wits, and Nell takes him away to the Midlands of England to live as beggars. और जब डैनियल क्विल पूरी तरीके से उसको कन्फिस्केट कर लेता है पूरी प्रॉपर्टी, नेल अपने ग्रैंडफादर को लेकर के बहुत दूर चली जाती है मिडलैंड्स ऑफ इंग्लैंड में, और जहां पर वो दोनों एक बेगर की जिंदगी जी रहे होते हैं, भिखारी की जिंदगी जी रहे होते हैं। नेल इतना दूर उसको लेकर के गई है, इन द प्रोसेस of this arduous journey she has died, right? her grandfather, जो कि पहले ही पागल हो चुका है, इस बात को मानता ही नहीं है कि नील की डेथ हो गई है। तो जहां पर उसकी कब्र बनी है वहां पर वो रोज जाता है और वेट करता है कि अभी नील जो है उठ खड़ी होगी, नील जग जाएगी, और ऐसा होता नहीं है। her grandfather, already mentally infirm, refuses to admit she is dead, sits every day by her grave, waiting for her to come back, until a few months later he himself dies. उसकी खुद की डेथ हो जाती है। ये डैनियल क्विल्प है जो विलेन है द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप का, और जिसके वजह से पूरा तबाह हो जाती है लिटिल नेल की क्यूरियोसिटी शॉप और उसके ग्रैंडफादर की। Daniel Quilp lives in Tower Hill on the north side of the River Thames. He also has a wharf on the south side of the river where he conducts his business as a shipbreaker and usurer. बस डैनियल क्विल्प का नाम याद रखिएगा, आपका काम चल जाएगा। और ये दो मोस्ट फेमस कमेंट्री है, कमेंट्स हैं ऑस्कर वाइल्ड और स्विनबर्न के ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप पर। ऑस्कर वाइल्ड ने क्या लिखा है? वन वुड हैव टू हैव अ हार्ट ऑफ स्टोन टू रीड द डेथ ऑफ लिटिल नेल विदाउट डिजॉल्विंग इनटू टीयर्स ऑफ लाफ्टर। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका हृदय पत्थर का हो, या शायद कोई ऐसा व्यक्ति हो जो लिटिल नेल की ट्रेजिक डेथ पर आंखों में आंसू न भर ले। स्विनबर्न क्या लिखते हैं? अ चाइल्ड whom nothing can irritate, whom nothing can even baffle, whom nothing can ever misguide, whom nothing can ever delude, and whom nothing can ever dismay, is a monster as human as a baby with two heads। ऐसे करेक्टर जो हैं वो मॉन्स्टर होते हैं, वो रियल में आदमी या रियल में वो इंसान होते ही नहीं हैं। नेक्स्ट नॉवेल है बार्नेबी रुज, और बार्नेबी रुज भी मास्टर हम्फ्री क्लार्क में ही पब्लिश हुई थी। डिकेंस की दो हिस्टोरिकल नॉवेल्स हैं जिनको आपको याद रखना है कि दो हिस्टोरिकल नॉवेल्स कौन कौन सी हैं। एक बार्नेबी रुज अ टेल ऑफ द राइट्स ऑफ 80, और दूसरी अ टेल ऑफ टू सिटीज। ये दो डिकेंस की हिस्टोरिकल नॉवेल्स हैं।
आउटसाइड द मेन स्ट्रीम ऑफ डिकेंस फिक्शन, सोशल रियलिज्म पर डिकेंस लिखते हैं बेसिकली, लेकिन ये दोनों ही नॉवेल सोशल रियलिज्म से बाहर होकर के हिस्टोरिकल कंटेंट को पिक करती हैं। बार्नाबी रोज was one of the two novels. The other was The Old Curiosity Shop that Dickens published in his short-lived weekly serial Master Humphrey's Clock. बार्नाबी रोज की सेटिंग क्या है, टाइटल में ही दी हुई है, अ टेल ऑफ द रॉयट्स ऑफ 80, राइट 1780s में इसकी सेटिंग है, गॉर्डन राइट्स के दौरान। इट वाज डिकेंस फर्स्ट हिस्टोरिकल नॉवेल. His only other tale of two cities, also set in revolutionary times. फिर डिकेंस ने कुछ बच्चों की बुक्स लिखी हैं, 5 बुक्स खास करके बच्चों की हैं, उनको क्रिसमस बुक्स कहा जाता है, और वो हैं द चाइम्स, A goblin story of some bells that rang an old year out and new year. ये देखिए ये 5 बुक्स हैं, अ क्रिसमस करोल, द चाइम्स, द क्रिकेट एंड ऑन द हर्थ, द बैटल ऑफ लाइफ एंड द हॉन्टेड मैन एंड द घोस्ट्स बार्गेन. दीज आर द 5 बुक्स बाय डिकेंस जिनको चिल्ड्रंस फिक्शन कहा जाता है, राइट ये चिल्ड्रंस फिक्शन है. अ क्रिसमस करोल, द चाइम्स, क्रिकेट ऑन द हर्थ, द बैटल ऑफ लाइफ, द हॉन्टेड मैन. नाम याद रख लीजिए, क्वेश्चन एक बनेगा वो भी सिर्फ और सिर्फ क्रिसमस करोल से. नेक्स्ट नॉवेल पर आ जाइए जिसका नाम है डॉम्बे एंड सन्स. डॉम्बे एंड सन फर्स्ट पब्लिश्ड इन मंथली पार्ट्स, और इसके इलस्ट्रेटर थे हैबलट नाइट ब्राउनी जिनको फिज के नाम से जाना जाता है, और पूरी टाइटल थी डीलिंग्स विद द फर्म ऑफ डॉम्बे एंड सन, होलसेल रिटेल एंड फॉर एक्सपोर्टेशन. ये एक फर्म है, कंपनी है, और उस कंपनी पर टाइटल है डॉम्बे एंड सन. डॉम्बे में डी हटाकर बी कर दें तो बॉम्बे एंड सन हो जाएगा. ये है फिलहाल डॉम्बे एंड सन. और ये किसकी स्टडी है, इट इज द स्टडी ऑफ प्राइड एंड डिजास्टरस कॉन्सिक्वेंसेस. प्राइड बहुत खतरनाक होता ही है, प्राइड एंड इट्स डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस. मिस्टर डॉम्बे's melodramatic punishment, the death of his only son जिसका नाम होता है पॉल डॉम्बे. इसके वाइफ की डेथ हो जाती है, सेकंड मैरिज करता है, उस वाइफ का इलोपमेंट हो जाता है, इसकी लड़की होती है फ्लोरेंस, वो इसको छोड़ करके चली जाती है, और फाइनली इसकी पूरी कंपनी ही तबाह हो जाती है. और ऐसे ही तबाही की नावल है डॉम्बे एंड सन. The story features many Dickensian themes such as arranged marriages, child cruelty, betrayal, deceit, and relations between people from different British social classes. अलग अलग ब्रिटिश के सोशल क्लासेस, उन सब को इकट्ठा किया है और कई सारी थीम को पिक किया है और उस पर नावल लिखी गई है.
द नॉवेल सजेस्ट अ चॉइस बिटवीन सन एंड डॉटर। और उसके बाद नॉवेल आती है डेविड कॉपरफील्ड। डेविड कॉपरफील्ड इनकी मास्टरपीस है और ऑटोबायोग्राफिकल भी। ऑटोबायोग्राफिकल है और बिल्डंग्स रोमा है। बिल्डंग्स रोमा क्या होता है शायद आप लोगों को पता होगा, और नहीं पता है तो आज जान लीजिए। बिल्डंग्स रोमा को ही एजुकेशन नॉवेल कहा जाता है, इसी को कमिंग ऑफ एज नॉवेल कहा जाता है। बिल्डंग्स रोमा को या इसी को डेवलपमेंट नॉवेल कहा जाता है, जहां पर जो प्रोटैगनिस्ट होता है उसका बिल्डअप शो किया जाता है कि हाउ द प्रोटैगनिस्ट ग्रोज यंगर, ग्रोज ओल्डर, कैसे वो धीरे धीरे बड़ा होता है वो दिखाया जाता है। और डेविड कॉपरफील्ड एक ऐसे ही बच्चे की कहानी है जो डिकेंस की खुद की कहानी है, जो कि एक राइटर होता है। राइट, इट इज a novel in the Bildungsroman genre narrated by the eponymous David Copperfield, detailing his adventures in his journey from infancy to maturity। बचपन से लेकर के बड़े तक की कहानियां इन पार्ट ऑटोबायोग्राफिकल है। द pathos of Copperfield's loveless childhood is relieved by the broad humor of MacIver एंड बेट्सी ट्रॉटवुड। ये इनके करेक्टर्स हैं। 1849 से लेकर के 1850 तक सीरियल फॉर्म में नावल डेविड कॉपरफील्ड पब्लिश हुई थी। एंड द कंप्लीट टाइटल इज द पर्सनल हिस्ट्री, एडवेंचर्स, एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशंस ऑफ डेविड कॉपरफील्ड, द यंगर ऑफ ब्लंडरस्टोन रूकरी, which he never meant to publish on any account। Dickens satirizes many aspects of the Victorian life in the novel। और many aspects में कौन कौन से aspects हैं? Plight of prostitutes, status of women in marriage, class structure, criminal justice system, the quality of schools and the employment of children in factories। ये ग्रॉस और मेन प्रॉब्लम्स हैं विक्टोरियन पीरियड की, और सबको इकट्ठा आपने इस ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल में डाला है। और ये वो नॉवेल है जहां पर उन्होंने अपने खुद की लाइफ स्टोरी शेयर की है, खुद की लाइफ स्टोरी बताई है। कॉपरफील्ड खुद ही एक राइटर होता है जो एक शादी करता है एग्नेस से, जो उससे 10 साल बड़ी होती है, और फिर डिसाइड करता है टू स्पीक इन पब्लिक अबाउट हिज पास्ट लाइफ। इस नॉवेल में भी एक स्कूल है डेथ डू द बॉयज हॉल की तरह, और इसका नाम है सैलम हाउस। एक इस पर भी क्वेश्चन बनेगा, देखे रहिएगा कि कौन सा स्कूल कहां पर है। जैसे एक ऑप्शन दे देगा सैलम हाउस कहां है, एक क्वेश्चन आपको दे देगा लोवुड स्कूल कहां है, एक आपको दे देगा डू द बॉयज हॉल कहां है, एक दे देगा सैटिस हाउस कहां है, किस नॉवेल में अपीयर करता है। और यहाँ 4 नॉवेल्स, और लगाते रहिए कौन सा कहाँ है। ऑप्शन ही चलो बना देता हूं, जेन आयर, निकोलस निकलबी, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस,
और फिर डेविड कॉपरफील्ड। इस टाइप का क्वेश्चन, समझ गए? सैलम हाउस कहाँ है? सैलम हाउस है डेविड कॉपरफील्ड में, और इसके स्कूल मास्टर है मिस्टर क्रीकल। स्कूल मास्टर का भी आपको नाम याद रखना है। वेकफोर्ड स्क्वीर्स कहाँ है? मिस्टर क्रीकल कहाँ है? राइट। और अभी आगे कई सारे स्कूल टीचर आएंगे और उन सब का नाम भी आपको रखना है। कुछ भी आपके पेपर में आ सकता है, इसलिए हर चीज के लिए आपको तैयार रहना है। एक अभी टीचर आएंगे जिनका नाम होगा टॉमस ग्रेडग्रिंड। टॉमस ग्रेडग्रिंड किस नॉवेल में आते हैं? एक तो ये क्वेश्चन है ही है, और एक ये क्वेश्चन है कि किस स्कूल के टीचर हैं? एक और बड़े फेमस से टीचर हैं, मतलब अपनी अच्छाई के लिए नहीं, अपने खराब चीज के लिए फेमस है, और वो भी इमेजिनरी ही है। बताऊंगा जब उनका नंबर आएगा, तब वो जेन आयर की नावल में करेक्टर हैं और स्कूल चलाते हैं, और जेन आयर में ही लोवुड स्कूल है। और उस लोवुड स्कूल के जो टीचर हैं उनका नाम है मिस्टर ब्रॉकलहर्स्ट। क्लियर है? मैकाइवर एक करेक्टर है डेविड कॉपरफील्ड में, और मैकाइवर एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक करेक्टर है, बहुत ही पॉजिटिव करेक्टर है। और उसकी पॉजिटिविटी से कंसेप्ट निकला है जिसको मैकाइवर प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। मैकाइवर प्रिंसिपल वो होता है जो मतलब उस चीज को कहते हैं ऐसे व्यक्ति के पास होता है जो हमेशा इस बात में उम्मीद करता है कि समथिंग पॉजिटिव विल टर्न अप। वही मैकाइवर कहता रहता है समथिंग विल टर्न अप। हिज नेम हैज बिकम सिनोनिमस विद समवन who lives in hopeful expectations, जिसको हमेशा ये उम्मीद होती है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा उसके जिंदगी में। तो जहाँ कुछ पॉजिटिव होता है जिंदगी में, हमेशा इस उम्मीद में रहे
उसको मैकाइवर प्रिंसिपल कहा जाता है। ऑल राइट, मैकाइवर का सिद्धांत है ये, मैकाइवर प्रिंसिपल। इसी करेक्टर से समथिंग पॉजिटिव विल कम आउट, समथिंग विल टर्न अप। इसके पर भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है पेपर में कि कौन वो करेक्टर है जो हमेशा इस स्टेटमेंट को बोलता है, समथिंग विल टर्न अप। और वो समथिंग विल टर्न अप वाला करेक्टर कौन है? वो है मैकाइवर। और मैकाइवर का मनी मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त है। और वो मनी प्रिंसिपल क्या है? स्पेंड मोर मनी देन यू हैव गॉट एंड यू आर हेडेड फॉर ट्रबल। जितना पैसा है खर्चा उससे ज्यादा करिए, आपको समस्या आएगी, आप हमेशा ट्रबल में रहोगे। एनुअल इनकम 20 पाउंड्स, एनुअल एक्सपेंडिचर 19 एंड 6, तब तो आप खुश रहोगे। और अगर एनुअल इनकम 20 पाउंड्स है और एक्सपेंडिचर 20 पाउंड्स नॉट है, नॉट एंड 6, एनुअल इनकम इतना और एनुअल खर्च इतना, होगा क्या? रिजल्ट मिजरी, हमेशा परेशानी में रहोगे। राइट, यहाँ पे 2 बार 19 हो गया है। एनुअल इनकम 20 पाउंड्स, एनुअल एक्सपेंडिचर 19 पाउंड्स, 19 एंड 6, एनुअल एक्सपेंडिचर 19 पाउंड 19 एंड 6। राइट, और इस मैकाइवर का पूरा नाम है विल्किंस मैकाइवर। It's a pretty straightforward lesson. Spend more money than you have got and you are headed for trouble. Mr. McIver, if you haven't read David Copperfield, just couldn't figure out how to live within his budget and kept running afoul of his creditors. इसलिए भी आपको मिस्टर मैकाइवर को पढ़ना चाहिए। ये सलाह है ऑप्टिमिज्म बनाए रखने के लिए। तो विलेन्स हैं इस नॉवेल में। एक पहला विलेन जो है हाफ ऑफ द नॉवेल जो होता है, एडवर्ड मर्ड स्टोन उसका नाम है। नाम ही देखिए कैसा बढ़िया है, मर्ड स्टोन मतलब मर्डरस स्टोन टाइप। और मेन एंटागोनिस्ट है हाफ ऑफ द नॉवेल में, फर्स्ट हाफ ऑफ द नॉवेल में डेविड का वो स्टेप फादर होता है और डेविड की खूब पिटाई करता है। जो डेविड पढ़ाई नहीं कर पाता, डेविड की बहन का भी खूब टॉर्चर करता है। और एक दिन डेविड रिएक्ट करता है, कैसे? डेविड रिएक्ट्स बाय बाइटिंग मिस्टर मर्डस्टोन। और फिर विक्टोरियन एज में जो भी स्कूल का कंसेप्ट है, चिल्ड्रेन वर सेंट स्कूल नॉट फॉर एजुकेशन बट टू गेट पनिशमेंट। और यहाँ पर एज अ पनिशमेंट उसको स्कूल भेजा जाता है, जिस स्कूल का नाम है सैलम हाउस। एक प्राइवेट स्कूल है जिसको मिस्टर मर्डस्टोन के फ्रेंड मिस्टर क्रीकल चलाते हैं। मिस्टर क्रीकल किस स्कूल में टीचर है? सैलम हाउस में। सैलम हाउस कहाँ अपीयर करता है? सैलम हाउस अपीयर्स इन डेविड कॉपरफील्ड। एडवर्ड मर्डस्टोन पहला विलेन है और जो दूसरा विलेन है उसका नाम है यूरिया हीप। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं ये। यूरिया हीप मेन एंटागोनिस्ट है सेकेंड हाफ ऑफ द नॉवेल का। और Heap serves first as a clerk, then he meets Copperfield a few years later, becomes a partner to Mr. Wickfield, or he presents himself as a self-deprecating and talks of being humble and gradually reveals his wicked and twisted characters. तो ये दो विलेन हो गए। एक कौन? एक का नाम एडवर्ड मर्डस्टोन
और दूसरे का नाम है यूरिया हीप। राइट, दीज आर द टू विलेन्स of the novel David Copperfield, and Dora is the name of heroine. राइट, डोरा एक बचकानी सी लड़की है और पहले डेविड की शादी डोरा से होती है और फिर डेविड की शादी एग्नेस विकफील्ड से होती है। ये दो मैरिजेस हैं डेविड कॉपरफील्ड की। ऑलराइट, डोरा कहती है डेविड से कि मुझे चाइल्ड वाइफ कहा करो। She suffers from miscarriage, which begins a long illness from which she dies with David's childhood friend and later second wife Agnes Wickfield takes her side. Second wife जो है एग्नेस विकफील्ड उसके साइड आ जाती है और ये बेट्सी ट्रॉटवुड एक कैरेक्टर है जो डेविड की एक्सेंट्रिक एंड टेम्परामेंटल येट काइंड हार्टेड ग्रेट आंट है। She becomes his guardian after he runs away from the Murdstone and Grinby warehouse in Blackfriars in London. Right? और क्लारा पेगोटी, और उसके बाद आती है ये नेक्स्ट नॉवेल, और नेक्स्ट नॉवेल पर हम बात करेंगे नेक्स्ट डे। आज कुछ पूछना हो, कुछ डाउट हो तो शेयर करिए, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, नहीं तो फिर कल की क्लास का वेट करिए। नो डाउट, चलिए बाय बाय, टेक केयर प्रेमदा, गुड लक।